व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 14 का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7, जिसके बारे में आज हम जो स्टडी करेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, और बहुत सारी इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपको इस पता है इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा, और हमसे खुद से भी ये क्वेश्चन होता है, और इवन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर देखिए आप हैं, आपके जो लक्षण हैं, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी किससे मिलती हैं? आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। आपके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक किसके मिलती है? आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिलती है। मतलब आपके पिता हैं जो आपके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती है? आपके दादा से मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो है मिलती हैं इवन। और ये भी होता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी आपके दादा से भी मिलती है, थोड़ी आपके नाना से भी मिलती है, थोड़ी आपकी नानी से भी मिलती है ना। तो ये क्यों होता है? ये मतलब कि क्या हुआ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही है, कैसे हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है, इसी को क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। तो ये ट्रांसफर कैसे होती है और किस मॉलिक्यूल या किस पार्टिकल के द्वारा? कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना जिसके द्वारा ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही होगी। तो ये किसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो यही आपका क्वेश्चन है आपका। तो आपका जब ये रिसर्च किया गया कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही है, जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, ये किसके थ्रू हो रहे हैं, तो पता लगाया कि जो आपकी लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के थ्रू ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है, हमने पहले ही बताया, इसको क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक, जो गुण, जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या कह देते हैं? उसको कहते हैं हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हेरेडिटी होती है ना, हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस में होती है। तो न्यूक्लियस के बहुत सारे काम होते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा पार्टिकल होता है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है, कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल होता है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं गाइज? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम से ही क्या होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक सारी, ये जो हेरेडिटी का वर्क होता है, ये आपका क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होता है। ये क्रोमोसोम्स आपके प्रोटीन्स एंड और डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है गाइस, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके गाइस, तो आप डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। ये अगर या क्वेश्चन के थ्रू ऐसे पूछ ले या डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड पूछ लिया जाए, दोनों का आंसर आप ये लिख सकते हैं। ओके गाइस, जैसे आप देख लीजिए, अब हम इसको समझते हैं। जैसे आपकी सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहते हैं धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे। और इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे ऐसे इसके ऊपर आपके जीन्स लगे होते हैं। अब इसको बायो में पढ़ोगे डिटेल से। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं और जो बायो के स्टूडेंट नहीं है, वो आपका यहाँ मैथ के स्टूडेंट हो, यहाँ पर समझ लें इस चीज़ को। तो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के ऊपर जीन्स लगे होते हैं, और यही जीन्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। जैसे लाइक जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके गाइस, कौन कौन सा होता है आपका? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं? एक लॉन्ग चेन आपके पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। इसीलिए हम इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो अभी आप इसका आंसर यही लिखेंगे। डिफरेंट बाई लैंग्वेज बदल कर पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे
कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स इन सारी तरह की चीजें हैं, तो ये कैसे बनते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्योंकि हम यहाँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर हमें केमिकल कंपोजिशन देखना मस्ट है। अगर आप बायो में पढ़ेंगे तो बायो में इन सारी चीजों को ना पढ़कर डायरेक्ट बायोलॉजिकल चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री, इसमें केमिकल कंपोजिशन मस्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अगर हम क्या करें, किसी भी डीएनए या आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, वाटर से रिएक्शन करवाएं, तो उसमें क्या क्या हमें मिलता है, पेंटोज शुगर मिलती है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, एंड आपका एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, कोई भी डीएनए या आरएनए है वो किन चीजों से मिलकर बना है, एक तो पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर से मिलकर बना है, दूसरा फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना है, तीसरा आपका नाइट्रोजन बेसेस से मिलकर बना है। अब क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें जो शुगर होती है वो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में होता है क्या, बीटा डी राइबोज शुगर होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ बीटा डी राइबोज शुगर होती है आरएनए में, और डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो आप डायरेक्ट जान सकते हैं आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ये राइबोज शुगर है आपकी आरएनए की, ये राइबोज शुगर है, और ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए की। इसमें फर्क क्या है सबसे में से, अब सिर्फ क्या है इसमें देखते हैं आपकी, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक OH ग्रुप कम है डीऑक्सीराइबोज में। डीऑक्सीराइबोज में क्या है, एक OH ग्रुप कम है। पेंटोज शुगर है ना, ये पेंटोज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए क्या कहेगा पेंटोज, और ये शुगर है इसलिए पेंटोज शुगर कहा जाता है। तो इसमें जो डीऑक्सी राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में फर्क क्या होता है, इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप ज्यादा होता है, इसमें एक OH ग्रुप कम होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, राइबोज शुगर यानी आरएनए का, और डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी आरएनए आपके राइबोज शुगर यानी आरएनए की शुगर का, और डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी डीएनए की राइबोज शुगर का। ओके गाइस, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको कुछ समझने की बात है नहीं, सिर्फ क्या है आपका पेंटोज शुगर है, आपके एक दूसरे से साइक्लिक कंपाउंड है, पेंटोज शुगर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, बाकी आपका क्या है फर्क, क्या है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें H ग्रुप है। तो ये आपके बस याद रखना है, क्योंकि अगर ये आपका शुगर से ही आगे क्या बेस अटैच होंगे और इसी से फास्फोरिक एसिड अटैच होगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, समझ के लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, बस इसमें फर्क याद रहना चाहिए, OH यहाँ पर H। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, हमें पेंटोज शुगर पता चल गई, तीन चीज होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। तो हम अब दूसरा डिस्कस करते हैं, बेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए, मतलब जो आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो आपके जो डीएनए होते हैं उनके पास भी 4 बेसिस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपका, और थाइमिन, सबका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, ATGC। तो डीएनए का आपका बेसिस है वो क्या है आपके, ATGC। ठीक है गाइस, ATGC, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे याद रखते हैं, ATGC। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये ऐसे ATGC क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभी आपको आखिर में समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो इसको अभी बाद में बताएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, अब आरएनए की बात करें तो आरएनए के पास भी 4 बेस होते हैं। फर्स्ट 3 बेस तो यही होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन जो लास्ट बेस होता है, मतलब इसमें क्या होता है, आरएनए में थाइमिन के जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, AUGC। क्या कहते हैं गाइज, AUGC कहते हैं। डीएनए के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, ATGC हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपके ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये है इनका स्ट्रक्चर। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद नहीं पूछता, डायरेक्ट आपका 12th में यूपी बोर्ड में या आपका CBSE बोर्ड में डायरेक्ट नहीं पूछता है इसको कि आपका इसके स्ट्रक्चर लिखिए, बस आपको एक पता होना चाहिए कैसा होता है। क्योंकि अगर ये और इसका ये आप एक माइंड में बैठा लेंगे तो अभी ये किससे बाउंड करेगा, ये पेंटोज शुगर से बाउंड करेगा। तो अगर ये आपके माइंड में रहेगा तो आप पेंटोज शुगर से इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये आपका एडेनिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है। तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसके नेम याद होने चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड आपका, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी फास्फोरिक एसिड बचा हुआ है, उसको हम डायरेक्ट अभी ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे वो अभी बताएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर बताते हैं किसी भी किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, एक पेंटोज शुगर होती है। तो मान लिया हमने एक पेंटोज शुगर ले लिया, ठीक है, ये क्या है, पेंटोज शुगर हमने ये ले लिया। ठीक, अब पेंटोज शुगर आपकी जो है, जैसे आपकी ये पेंटोज शुगर है, यहां पर देखिए आप,
ये देखिए पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर मान लिया आपने लिया आरएनए की, ठीक है गाइस, ये पेंटोज शुगर आपने लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, OH है, ठीक, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो कोई भी एक ले लीजिए, मान लिया हमने ये वाली ले ली, ठीक है। ये पेंटोज शुगर आपकी एक हो गई, ये पूरी पेंटोज शुगर हो गई। और यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है गाइस। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, बेस आके बाउंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर OH ग्रुप था, किसमें, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर एक रफली हम बना लेते हैं, ये एक रफली हमने पेंटोज शुगर बना ली, इसको हम नहीं ऐड करते। यहाँ पर हमारा क्या था, OH था, ठीक है, सॉरी OH था यहाँ पर। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा गाइस, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब देखिए कोई भी एक आप ले लीजिए, बेस ले लीजिए, मान लिया आपने क्या ले लिया, कौन सा बेस ले लिया, आपने बेस ले लिया गुआनिन। तो गुआनिन में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, H है, देखिए सब में एक नाइट्रोजन एक H बॉन्ड जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ का OH और ये इसका नाइट्रोजन बेस का H, ये दोनों निकल जाएंगे, एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे यहाँ पर जो ये आप का बॉन्ड था, यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये इससे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या था आपका, पहले OH था, ठीक है, OH था यहाँ पर, तो OH निकल गया। OH किसके साथ निकल गया, आपके नाइट्रोजन बेस के H के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ निकल कर ये H2O के फॉर्म में निकल गया। अब इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पर जो कार्बन था उसका भी एक बॉन्ड भी खाली रह गया, और आपका किसका, जो आपका नाइट्रोजन बेस था उसका भी एक बॉन्ड खाली रह गया, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन का, क्योंकि वहाँ से H निकल गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो, इसलिए डायरेक्ट क्या कर दिया है हम लोगों ने, यहाँ पर बेस लिख दिया, जिससे आपका ये देखिए बेस डायरेक्ट बन गया। तो आपका ये क्या करते हैं, एक अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस, फर्स्ट पोजीशन, ये क्या था, फर्स्ट प्राइम पोजीशन था ना गाइस, ये देखिए फर्स्ट प्राइम पोजीशन था ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। मतलब जब कोई बेस फर्स्ट प्राइम पोजीशन पर शुगर के आपका अटैच हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये आपका एक एक अलग अलग पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब याद रखिएगा, आपका पेंटोज शुगर पे जब कोई बेस बाउंड हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और किस पोजीशन पर, फर्स्ट प्राइम। ये प्राइम क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखते हैं आपका इसमें बेस के अंदर भी क्या था, बहुत, ये साइक्लिक कंपाउंड था, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे कार्बन थे, तो उसको भी हम क्या 1 2 3 4 नाम देते, इसको भी नाम देते। इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कह दिया गया, इसको फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम नाम दे दिया गया शुगर को, और जो बेस रहेगा उसका 1 1 रहेगा, ठीक है, 1 2 3 रहेगा। इसलिए तो आपका अब ये न्यूक्लियोसाइड क्लियर हो गया। हमें क्या बन गया, हमने बेस को और पेंटोज शुगर को हमने बाउंड कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बाउंड करेंगे किसको, अब हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, मतलब हमें पूरा कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड बनाना है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड पर जब फास्फोरिक एसिड किस पोजीशन पर, 5 प्राइम पोजीशन पर, मतलब ये वाली पोजीशन पर बाउंड हो जाता है, इस वाली पोजीशन पर बाउंड हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये कैसे बाउंड होगा, तो सबसे पहले हम क्या होता है, क्या बाउंड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, H3PO4। कैसे ये H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, P डबल बॉन्ड O, इधर क्या होता है OH, इधर भी आपका क्या होता है OH होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये OH और इसका H, ये मिल के क्या बना लेंगे, ये मिल के बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से ये निकल जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस फास्फोरस का एक बॉन्ड खाली रह गया और इस OH का भी एक बॉन्ड बचा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जैसे आप अब ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। आप देखिए कहाँ पर बना है, 5 प्राइम एंड पर। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो जो बचा हुआ था, अब यहाँ पर आप HH ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर HH ऐड कर लेंगे, क्यों डायरेक्ट दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप HH ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से P और O आपस में बॉन्ड बना लिए। तो अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड ये बन गया, ठीक है गाइस। अब हमें तीनों चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। क्या मिल गया,
पेंटोज शुगर के ऊपर बेस भी अटैच हो गया और फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो गया। अब ये कंप्लीट क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन आपका जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं एक के ऊपर एक दूसरे से, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे पूरी एक लॉन्ग चेन रहती है। तो ये कैसे जुड़ते हैं अब फिर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंक्ड बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। मतलब जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं किसके थ्रू, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, किस किस एंड पर, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन पर, तो उसे क्या कहते हैं, आपका क्या कहेंगे, आपकी, और ये क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। और यह जो आपका 2 बाउंड होगा तो डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 बाउंड होगा तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक क्या है, कंप्लीट आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, हम डायरेक्ट लिख दिया शुगर बेस, और ये आपका फास्फोरिक एसिड, यहाँ पर H लिख लेंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ठीक है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, ठीक है। ये आपका क्या है, दो आपके क्या है पेंटोज, दो आपके क्या है न्यूक्लियोटाइड है। अब ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे बाउंड होंगे, तो चलिए कुछ ना करके देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर क्या बताया गया, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो ये कौन सी है आपकी, 3 प्राइम है, और ये वाला कौन सा है, ये 5 प्राइम है, ठीक है गाइस। ये आपको पहले आ गया, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ये दोनों आपस में बाउंड होंगे। कैसे बाउंड होंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है OH, अगर हम इसको सीधा करें, इसको हम ऐसे ही लिखें तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम अगर ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए लिखने क्या बताए, ये इसका देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो OH है, ठीक है, इसका OH और इसका H, ये आपस में क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाएंगे। अब जब इसका H और इसका OH वाटर मॉलिक्यूल बनाकर निकल गया, अभी इस O का भी एक बॉन्ड खाली रह गया और यहाँ P का भी एक बॉन्ड खाली रह गया। तो अब ये क्या करेगा, P इस किससे बॉन्ड बना लेगा, इस वाले O से। देखिए यहाँ पर P, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, दोनों H2O के फॉर्म में निकल गए। अब यहाँ पर क्या रह गया, O खाली बचा रह गया था, और यहाँ पर क्या P खाली हुआ था, यहाँ पर P खाली हो गया था ना गाइस, यहाँ P खाली हो गया तो P ने क्या किया, O से डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया। तो अब क्या हो गए, ये जो बॉन्ड बना इसे क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके देखिए एक न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर बेस जो था एडेनिन था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर साइटोसिन हो गया। इसी तरह से आपकी ये क्या जुड़े जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक पूरी लॉन्ग चेन बना लेंगे, ठीक है गाइस। इसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका क्या था, एक क्या एडेनिन, उस दूसरे वाले में आपका क्या था, साइटोसिन, देन आपका क्या था, गुआनिन, देन आपका क्या था, आपका फिर आपका क्या कहते हैं, एडेनिन। इसी तरह से आपका जुड़ता चला जाएगा, ये पूरी एक लॉन्ग चेन बना लेगा। इसके बाद आगे हम जो आगे डिस्कस करेंगे, और आपके DNA के डबल हेलिक्स मॉडल, इसके अलावा RNA के और बहुत सारी चीज़ें वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।